हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो अफवाह तंत्र कहलाता है। अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम भारत की सभी नदियों के बारे में देखेंगे। अगर हम भारतीय नदियों के बारे में बात करें तो भारतीय नदियों को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। भारतीय नदियों को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी आइए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। इसके पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है कि स्थल खंड का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक, अगर हम देखें तो भारतीय प्रायद्वीप क्या है, तो ये आपको कुछ भारत का मैप दिख रहा है। भारत के पश्चिम में है अरब सागर, ये जो सागर दिख रहा है इसका नाम है अरब सागर। और अगर पूर्व की बारे में बात करें तो ये एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में क्या है, तो यह है हिंद महासागर है, यानी कि हिंद महासागर के छोटा सा खाड़ी है और हिंद महासागर के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा सागर, इसको कहा गया अरब सागर। ठीक, अगर हम इधर देखें तो ये जो भाग दिख रहा इसका नाम है खंभात की खाड़ी। ये पार्ट है, यानी एक प्रकार की खाड़ी है, इसका नाम है खंभात की खाड़ी। ये क्या है? खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर भी एक खाड़ी है जिसका नाम है कच्छ की खाड़ी, इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। तो अगर हम ये खंभात की खाड़ी से किसी लाइन से हम बंगाल की खाड़ी मिला दें तो ये जो भारत का क्षेत्र दिख रहा है यह तीन तरफ से जल से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो जो भारतीय नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है उद्गम के अनुसार। जो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया हिमालय के बारे में, तो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनको कहा जाता है हिमालयी नदियां। और ऐसी नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है उन नदियों को कहा गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जैसे हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत तीन नदी तंत्र मुख्य होती है। जैसे सबसे पहला ये आपको नदी दिख रहा है, यह जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है, तो यह है तिब्बत। ये जो क्षेत्र दिख रहा है यह तिब्बत है। और यहाँ एक छोटा सा देश है, इसका नाम है नेपाल। और नेपाल के इस साइड में एक देश है जिसका नाम है भूटान। और यहाँ पड़ता है बांग्लादेश। ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, यह है बांग्लादेश। और इस साइड का जो क्षेत्र दिख रहा है यह है पाकिस्तान, यह पाकिस्तान है। ठीक, तो तिब्बत से दो नदियाँ निकलती हैं, यानी हिमालय से दो नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के अंतर्गत 7 नदियाँ आती हैं। जैसे कि मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इन सभी नदियों को कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र। और एक नदी अन्य निकल रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसकी अन्य सहायक नदियों को मिला के इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और एक मुख्य नदी जो उत्तराखंड से निकल रही है, हिमालयी नदी है, इसका नाम है गंगा नदी तंत्र, इसका नाम है गंगा नदी तंत्र। यानी कि हिमालयी नदियों के अंतर्गत ऐसी नदियों को बताया गया, रखा गया जिनका उद्गम क्या है? हिमालय है। तो तीन मुख्य नदियां हैं, तीन नदी तंत्र मुख्य हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, तो कहेंगे गंगा नदी तंत्र, हिमालय नदियों में एक हो गया। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी हो गया एक अन्य जिसको कहा गया सिंधु नदी तंत्र, इसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। और तीसरी जो नदी है इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
ये 3 नदियों का तंत्र है जिसको हम कहते हैं हिमालयी नदियाँ। और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आने वाली जो नदियाँ हैं, इन नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नदी दिख रही है, ये वाला, इसका नाम है गोदावरी नदी। इसका नाम है गोदावरी नदी। और एक नदी यह दिख रही है, इसका नाम है कृष्णा नदी। इसका नाम है कृष्णा नदी। और एक नदी यहाँ दिख रही है, इस नदी का नाम है कावेरी नदी। ये नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। और कुछ अन्य नदियों को भी हम देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। ये जो एक नदी दिख रहा है, इसका नाम है ताप्ती। ये जो नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ये ताप्ती नदी है। और यहाँ एक नदी दिख रही है जिसका नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। और यहाँ एक नदी दिख रही है जिसका नाम है लूनी नदी। तो अगर हम बात करें, और एक नदी यहाँ दिख रहा है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी, ये नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सभी नदियां आपको दिख रही हैं, इस गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर, ये सभी के सभी नदियां जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है, इन सभी नदियों को रखा गया है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत। कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं? तो सबसे पहली जो मुख्य नदी है, इसका नाम है गोदावरी नदी तंत्र। फिर कौन सी है? दूसरी है कौन सी? कृष्णा नदी तंत्र। इसका नाम है कृष्णा नदी तंत्र। और तीसरा कौन सा है? इसका नाम है कावेरी नदी तंत्र। तो दक्षिणी भारत की आप कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी क्या है? मुख्य नदी तंत्र है। आइए देखते हैं इन नदियों में अंतर क्या है। इन नदियों में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है? तो जो हिमालयी नदियां हैं, ये क्या होती है? सतत वाहिनी होती है। पहला दोनों में क्या अंतर है? जो हिमालयी नदियां हैं, ये सभी के सभी सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी क्या होता है? ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी बहता है, सूखती नहीं है, ऐसी नदियों को सततवाहिनी नदी कहा जाता है। और अंतर क्या है? दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सततवाहिनी नदी नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? चूंकि ये किसी खास मौसम में सूख जाया करती हैं। जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये वर्ष भर हमेशा नहीं बहती हैं। अपवाद स्वरूप एक कावेरी नदी है दक्षिण भारत की, जो हमेशा बहती है। बाकी अन्य जितनी नदियां हैं, वो किसी खास मौसम में सूख जाया करती हैं। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है? ये कभी नहीं सूखती और ये सूखा करती हैं। क्यों सूखा करती हैं? एक बिल्कुल नहीं सूख रही है, हमेशा सूख जाती है, हर वर्ष सूख जाती है। तो इनके जल के स्रोतों के कारण। ठीक, जो यहाँ पर नदी तंत्र के स्रोत हैं, ये अलग अलग हैं। जैसे हिमालयी नदियों की अगर हम बात करें, तो हिमालय से निकल रही हैं, और हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, सब किसी न किसी ग्लेशियर के पास से निकल रही हैं या ग्लेशियर से निकल रही हैं। तो इनके जल का 2 स्रोत हो जाता है। यानी कि जो हिमालयी नदियाँ हैं, उनके जल का 2 स्रोत होता है। सबसे पहला जो इनका स्रोत है, ये क्या होता है? ग्लेशियर। ये क्या होता है? ग्लेशियर। क्यों? क्योंकि हिमालय पर जो चोटियां हैं, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। तो उन्हीं ग्लेशियर से क्या होता है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे जैसे तैसे तैसे पानी पिघल के आ रहा है ना। तो पहला स्रोत क्या है? ग्लेशियर। और दूसरा जो स्रोत है, यह क्या है? यह है वर्षा का जल। वर्षा का जल। ठीक, तो अगर हिमालयी नदियों के 2 स्रोत हैं, पहला ग्लेशियर, दूसरा क्या है? वर्षा का जल। अगर हम भारत की वर्षा की बात करें, तो भारत की वर्षा कैसी है? मानसूनी है। यानी कि जब मानसून आएगा तो भारत में बरसात होगी, और अगर मानसून नहीं है तो बरसात नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमालयी नदियां हैं, जब तक बरसात हो रहा है तब तक उनको बारिश का पानी मिलेगा, और अगर बरसात नहीं हो रहा है तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं, उनसे भी इनको क्या मिलता है? पानी मिलता है। इसलिए हिमालयी नदियां क्या है? सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती हैं। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करें, तो यहाँ के नदियों का बस केवल एक स्रोत है, और वह क्या है? तो वह है वर्षा का जल। वह है वर्षा का जल। ठीक, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उनका केवल एक स्रोत है। क्यों एक स्रोत है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में कोई भी ऐसी
ऊंची चोटी नहीं है जिस पर ग्लेशियर हो, इसलिए यहाँ पे पानी का जो स्रोत है केवल वर्षा का पानी है। और यहाँ पर जब मानसूनी वर्षा है, मानसून रहेगा, तब नदियों में बहुत भयंकर बाढ़ रहेगी, इनके पास बहुत ढेर सारा पानी होगा। लेकिन जब मानसून चला जाता है, बारिश नहीं होती है, तो ये नदियाँ क्या होती हैं, पानी ना होने की वजह से कभी कभी सूख जाया करती हैं। तो दोनों में यही मुख्य मंत्र है, हिमालयी नदियाँ और कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल नदियों के बारे में वन लाइनर जानेंगे और विशेषता जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक नदी को डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल क्या जानेंगे कि कौन सी नदियाँ स्थल आकृतियाँ कौन कौन बनाती हैं। जैसे नदियाँ क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, और नदियाँ क्या करती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं। तो हम देखेंगे कौन सी नदियाँ भारत की ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती हैं, कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो गार्ज बनाती हैं, और कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं या ज्वारनदमुख बनाती हैं। तो आप देखिएगा ये सभी के सभी क्या है, भारत की नदियाँ हैं। ठीक, यहाँ गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, और यह कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। पहला हम लोग देखते हैं कि नदियों के द्वारा क्या क्या निर्मित होता है। तो सबसे पहला क्या है, नदियों के द्वारा निर्मित होता है डेल्टा। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन आता है डेल्टा से, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। दूसरा क्या है, कौन सी नदियाँ एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। ज्वारनदमुख की इंग्लिश होती है एस्चुरी। और कौन सी नदियाँ क्या करती हैं, तो गार्ज बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद ढोया जाता है, मिट्टी ढोया जाता है, उस मिट्टी को जब ला के मुहाने पर पाट दिया जाता है तो उससे जो स्थल आकृति बनती है उसको कहते हैं डेल्टा। ठीक, आइए देखते हैं डेल्टा बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहला जो शर्त है डेल्टा बनाने के लिए, नदी की जो लंबाई है अधिक हो, यानी कि नदी की क्या हो, लंबाई अधिक हो। दूसरा, वह जो नदी होगी वह क्या होगी, तो मैदानी इलाके में बह रही हो, मैदानी इलाके में बह रही हो। और तीसरा क्या लक्षण है, उसकी सहायक नदियां अधिक हों, सहायक नदियां अधिक हों। तीन लक्षण होते हैं नदी के डेल्टा बनाने के, क्या क्या, तो सबसे पहला लंबाई अधिक हो, दूसरा वह मैदानी इलाके में प्रवाहित हो रही हो, तीसरा उसकी सहायक नदियां ज़्यादा हो, तो वह नदी क्या करेगी, डेल्टा बनाएगी। आइए हम देखते हैं, तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी नदी है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई है भारत में। मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। आइए देखते हैं, ये गंगा नदी है और इसकी तमाम सहायक नदियां हैं, सैकड़ों सहायक नदियां हैं। जैसे कि एक यहीं पर है, दिख रहा है यमुना, फिर यहाँ एक है रामगंगा, और एक है यहाँ पर गोमती, उसके बाद है नेपाल से आ रही है घाघरा, उसके बाद है गंडक नेपाल से आ रही है, और एक नदी अन्य है कोसी। ये सभी सहायक नदियां हैं। और कौन सा, तो चंबल की सहायक नदियां हैं, कौन, यमुना की सहायक नदी है चंबल हो गया, फिर कौन सा हो गया, बेतवा हो गया, फिर कौन सा हो गया, केन हो गया, और यहाँ एक टोंस है, और कौन सी है, सोन है, सोन नदी है। तो यमुना की तीन सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, और गंगा की तीन सहायक नदियाँ इस साइड में यमुना, टोंस और सोन। ठीक, यानी कि अगर हम गंगा नदी की बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ भी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जो भी नदी, आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं भारत की, इन नदियों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, ये मैदानी इलाकों से भी प्रवाहित हो रही हैं और इनकी सहायक नदियां भी ज़्यादा हैं। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां भारत की गिरती हैं उन सभी नदियों के द्वारा केवल डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सभी के सभी नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और
अगर हम बात करें यहाँ पर जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ये सभी के सभी क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होता है, तो जो नदियाँ होती हैं जब ऊंचे स्थानों से आती हैं और वो पानी लेके तीव्रता से आती हैं और जिस सागर में खाड़ी में गिरती है वहाँ पर ये लोग गड्ढा बना देती हैं, उसी को एस्चुरी कहा जाता है। और ये एस्चुरी कौन बनाती हैं, तो उसके यानी ज्वारनदमुख कौन बनाती हैं, तो उसके भी क्या हैं, लक्षण हैं। नदी क्या हो कर रही हो, नदी की लंबाई क्या हो, कम हो। नदी की लंबाई यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना, कम होना चाहिए। वह पहाड़ी इलाकों से गुजर रही हो, पहाड़ी इलाके से गुजर रही हो। और तीसरा क्या हो, सहायक नदियाँ कम हो, सहायक नदियाँ कम हो। तो जो भी नदियाँ अरब सागर में गिर रही हैं, इन नदियों की लंबाई कम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अपेक्षा। जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर रही है, सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और एक नदी जो सबसे बड़ी है जो अरब सागर में गिर रही है, इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है मात्र। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह जो अरब सागर में गिर रही है कौन सी है, नर्मदा नदी। लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। और क्या बताया गया आपको, ज्वारनदमुख बनाने के लिए शर्त क्या है, नदी की लंबाई कम हो, वह पहाड़ी इलाकों से गुजर रही हो और उसकी सहायक नदियाँ क्या हो, कम हो। तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कम है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से, और यह पहाड़ी इलाकों से आ रही है। कटान बहुत बढ़िया नहीं लगा पाती, इसका मतलब गार या अवसाद है ये अधिक मात्रा में नहीं काट पाती, तो इसके पास मिट्टी ही नहीं है। तो एस्चुरी मतलब कैसे डेल्टा बनाएगी, अगर किसी नदी के पास मिट्टी ही नहीं हो अवसाद के रूप में, तो मिट्टी के द्वारा ही डेल्टा का निर्माण होता है। तो मिट्टी नहीं है, डेल्टा नहीं बनेगा। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, कम है। तो जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है, यानी कि जो भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे माही हो, चाहे अन्य जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो भी गिर रही हैं कहाँ पर, अरब सागर में, ये सभी के सभी नदियां बनाती क्या है, तो ये सब के सब एस्चुरी बनाती है। कन्फर्म हो गया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, तो ये सब बनाती हैं एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती हैं। आइए हम देख रहे हैं कुछ, ये क्या है जो लाल में कलर में दिख रहा है, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो पर्वत श्रेणियाँ बताया गया है, इसमें बताया गया है ये जो पर्वत श्रेणी दिख रही है, इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। और यहाँ जो ये पर्वत श्रेणी दिख रही है, ये वाली रेड वाली, इसका नाम है, क्या नाम है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी। इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। और ये जो श्रेणी आपको दिख रही है इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और ये क्या है, तो ये लाल वाला जो दिख रहा है इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, इसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। आपको ये क्यों बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर इन सभी को हम मिला दें, किसको किसको, तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है, और कौन विंध्य पर्वत श्रेणी है, और कौन सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसी में हम ज्वाइंट कर दें किसको, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को, तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है यह एक प्रकार का भारत में जल विभाजन का काम करने लगेगा। जल विभाजन क्या, यानी पानी का बंटवारा करने लगेगा कि कौन सी नदी निकलेगी कि वह बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और कौन सी नदी निकलेगी जो जाएगी कहाँ पर, अरब सागर में। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम थोड़ा ऐसे मिला दे तो ये जो पर्वत श्रेणी है कुछ ऐसे बन जाएगी, ये वाली अरावली, विंध्याचल, और कौन, सतपुड़ा, और कौन, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अगर इस पर्वत श्रेणियों के इस ढाल पर बरसात हो,
क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का केवल एक ही स्रोत है, क्या? वर्षा का जल। अगर इस ढाल पर हो तो इसकी जो दिशा है ये कुछ इस साइड में होगी। इसका मतलब इस तरफ से गिरने वाली नदियाँ सब कहाँ आएंगी? अरब सागर में। और इस तरफ गिरने वाली जो नदियाँ होंगी यानी कि इनका उद्गम जो होगा ये सब जाके गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में। तो भारत में जल विभाजन का काम अगर क्वेश्चन आया कि कौन कौन पर्वत श्रेणियाँ करती हैं, तो सबसे पहला अरावली पर्वत श्रेणी, फिर कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इस तरफ कोई भी नदी निकलेगी तो ये सब के सब कहाँ आएंगी? अरब सागर में। और इसके पूरब की तरफ यानी इन पर्वत श्रेणियों के पूरब की तरफ जो भी नदी निकलेंगी ये सब कहाँ जाएंगी? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन क्या आता है। जैसे कि आपको बताया गया कि ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम क्या कहते हैं? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। अब ये स्पेशल एरिया हो गया प्रायद्वीपीय भारत, मतलब ये जितनी भी नदियां हैं। क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। किसकी? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन आता है यह आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? क्यों? क्योंकि गोदावरी नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और ऐसी कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी है जो कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। तो अभी आपको बताया गया नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो गिरती कहाँ है? तो अरब सागर में गिरती है। अगला एक अन्य क्वेश्चन आता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो किसी सागर को ज्वाइन ही नहीं करती, मतलब अपने जल को किसी सागर में गिराती नहीं है? तो यहाँ एक नदी आपको दिख रहा है राजस्थान में, इसका नाम है लूनी नदी। और यह लूनी नदी क्या करती है? तो राजस्थान से बहते हुए आती है गुजरात और गुजरात में कच्छ की रण में आके क्या होती है? विलीन हो जाती है। मतलब एक ऐसी नदी लूनी है जो किसी सागर को ज्वाइन ही नहीं करती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप सभी को पता होगा कि भारत से होकर गुजरात राज्य, गुजरात मध्य प्रदेश से होते हुए कर्क रेखा गुजरी हुई है, त्रिपुरा मिजोरम से होकर आगे बढ़ गई, यानी भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई है। और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी क्या करती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है भारत में? माही नदी है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे? एक एक नदियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।